इस वीडियो को ना नासा ने खुद रिलीज़ किया है। देखोगे यहाँ पे ये ट्विटर अकाउंट है नासा एक्सोप्लैनेट का। अब इन्होंने यहाँ पर ये वीडियो रिलीज़ किया और ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल भी हुआ। इनफैक्ट अभी तक इस वीडियो पर 15.9 मिलियन के आसपास आपको व्यूज़ भी नज़र आएंगे। नासा यहाँ पे बोलता है कि जो एक मिसकंसेप्शन है कि स्पेस के अंदर कोई साउंड नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, तो इस वाले वीडियो को सुनो। देखो यहाँ पे आपको एक साउंड सुनाई देगा। तो अभी डिटेल से चर्चा करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में, लेकिन पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। So hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 26th of August 2022. तो गाइज आज है तारीख 26 अगस्त 2022 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है पोलिनेशिया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो जो बहुत सारे स्टेट्स हैं ना, उनके अंदर जो शेड्यूल एरियाज़ हैं, उन शेड्यूल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न हमारे भारत के संविधान के किस शेड्यूल के अंदर मेंशन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बोलता है 3rd शेड्यूल, ऑप्शन बी 5th शेड्यूल, ऑप्शन सी 7th शेड्यूल या फिर ऑप्शन डी 9th शेड्यूल। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। नो, आपने इस तरीके के आर्टिकल पिछले 3 दिनों से बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में देखे होंगे कि नासा ने यहाँ पर एक साउंड रिकॉर्ड करी है और वो वाला जो वीडियो है वो यहाँ पे ट्विटर हैंडल पर पाया गया। तो ये आप देख पाओगे जो साउंड आ रहा है वो बेसिकली ब्लैक होल से आ रहा है, यानी जो हमारे अंतरिक्ष के अंदर ब्लैक होल प्रेजेंट है वहीं से ये आवाज़ आ रही है, ऐसा यहाँ पर नासा बोलता है। इस प्रकार से बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का भी आर्टिकल है, ब्लैक होल मेक्स साउंड। तो ब्लैक होल क्या होता है, आई होप आपको पता होगा। नहीं पता है, चलो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहाँ पर ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा है। ग्रेविटेशन क्या कर रही है, अपनी तरफ चीज़ों को खींच रही है। वैसे ही ब्लैक होल के अंदर है, कुछ भी अगर चला जाए तो यहाँ से वो वापस नहीं आ सकता। तो ये सिचुएशन आपको देखने को मिलती है ब्लैक होल की। ब्लैक होल बनता कैसे है, अब यहाँ पर बनने को समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए सुपरनोवा के बारे में। आपने सुपरनोवा के बारे में डेफिनेटली समझा होगा, नहीं पता है तो आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये बेसिकली सुपरनोवा के टाइम का सिचुएशन है। सुपरनोवा क्या है, देखो यहाँ पर एक डाइंग स्टार, यानी कोई एक स्टार है जो कि ख़त्म हो रहा है। अब वो स्टार के अंदर एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। वो एक्सप्लोजन कैसे होता है, जैसा आप लोग सामने वीडियो में देख रहे हो, एकदम से एक्सप्लोड हो जाएगा और ये एक्सप्लोजन एक्सट्रीमली ब्राइट होता है। जिस प्रकार से लाइट छोड़ रहा है उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है। अब जैसे यहाँ पर ये स्टार एक्सप्लोड हुआ, एक्सप्लोड होने के बाद में ये तो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाता है या फिर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, एक स्टार है, एक्सप्लोजन के बाद में या फिर ये न्यूट्रॉन स्टार बनता है या फिर ब्लैक होल, या फिर कंप्लीट तरीके से डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। तो इस प्रकार से ब्लैक होल बना। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, जो ये ब्लैक होल है यहाँ पर ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इनफैक्ट लाइट भी यहाँ से पास नहीं हो सकती। तो जो साउंड है ना, वो साउंड यहीं से आ रही है और ये साउंड यहाँ पे आप कह सकते हो नासा ने रिकॉर्ड करके सभी लोगों को सुना दी है। आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिली है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर।
आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है मेक श्योर करना उस लाइक के बटन को फटाफट दबा दो। एक जो टारगेट है 5K प्लस लाइक का वो आप सभी लोग को अचीव करवाना है। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पे कनेक्ट कर आप लोग अपनी क्वेरीज़ को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल पिछले साल से एक स्पाईवेयर चर्चा में है जिसका नाम है पेगासस। अब रिसेंटली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यहाँ पर इस पूरे मुद्दे को देखा है और ये आर्टिकल पहले से चर्चा में था कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मुद्दे को देखेगा, इसकी सुनवाई करेगा। तो यहाँ पर देखा इस सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे को और सुप्रीम कोर्ट का पैनल अब यहाँ पर अपना एक स्टेटमेंट देता है। वो ये बोलता है कि देखो जो ये पेगासस स्पाईवेयर है, पेगासस स्पाईवेयर तो नहीं लेकिन 5 मोबाइल फ़ोनों के अंदर मालवेयर पाया गया है। ठीक है ना, एक प्रकार का वही सॉफ्टवेयर पाया गया है जो कि डेटा को निकाल सकता है, आप ऐसा कह सकते हो। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताता हूँ एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, बैकग्राउंड क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पिछले साल अचानक से यहाँ पर एक रिपोर्ट आती है और उसमें पता ये चलता है कि भारत की सरकार ने यहाँ पर एक स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है और वो जो स्पाईवेयर है उसका नाम है पेगासस। इस प्रकार की रिपोर्ट आती है। स्पाईवेयर क्या होता है? किसी की जासूसी करने के लिए यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, इसको बस खाली नाम दे दिया गया पेगासस। ये आपने देखा होगा, रिसेंटली काफ़ी चर्चा में था। अब होता यहाँ पे यह है कि बोला गया कि गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया। इंडियन गवर्नमेंट ने इस स्पाईवेयर को इजराइल से परचेज़ किया है। इजराइल का जो NSO ग्रुप है इसने यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्पाईवेयर को बनाया। ये इल्ज़ाम यहाँ पर करंट गवर्नमेंट पर लगते हैं। फिर उसके बाद में ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोग पिटीशन जारी करते हैं और कहते हैं कि देखो कहीं ना कहीं जो हमारे पास में राइट टू प्राइवेसी है इसका वोलेशन हो रहा है, इसका हनन हो रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो, क्योंकि बोला ये जा रहा था कि जो मिनिस्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये जो पॉलिटिशियंस हैं, इन्हीं के मोबाइल फ़ोन के अंदर से ये डेटा निकालने की कोशिश की गई है, इन्हीं के मोबाइल फ़ोन के अंदर स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया है। कुछ इस प्रकार के स्टेटमेंट्स भी आ रहे थे। तो इन्हीं लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर या पिटीशन डाला और बोला कि कुछ ना कुछ स्टेप यहाँ पे उठाओ। तो क्या हुआ, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया, एक कमेटी बना दी, जस्टिस रविंद्रन कमेटी। उस कमेटी से पिछले साल बोला था कि आप इस पूरे मुद्दे को देखो और बताओ क्या वाकई में इस प्रकार से पेगासस स्पाईवेयर का यूज़ हुआ है। तो अब यहाँ पर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और ये कमेटी सब कुछ जो भी बातें हैं वो यहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट को बताती है। अब सुप्रीम कोर्ट की साइड से यहाँ पे प्रॉपरली एक डिसीजन आता है। तो 3 जज की बेंच होती है। कल के दिन इन्होंने यहाँ पर बोला ये कि जो हमने कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने हमें रिपोर्ट दे दी है और उस रिपोर्ट के अंदर पता ये चलता है कि 29 मोबाइल फ़ोनों में से लगभग 5 मोबाइल फ़ोन्स के अंदर मालवेयर पाया गया है। ठीक है ना, तो 29 मोबाइल फ़ोन्स में से 5 फ़ोन्स के अंदर मालवेयर पाया गया है। मालवेयर जो कि क्या करता है, अगेन यहाँ पर किसी पर्टिकुलर डेटा को निकालने के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना इसमें एक बात और ऐड करी गई है कि 29 मोबाइलों में से 5 मोबाइल के अंदर मालवेयर पाया गया, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि वो पेगासस ही था। ठीक है ना, मालवेयर तो था लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पेगासस ही है, ऐसा यहाँ पर बोला गया इस कमेटी के थ्रू। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये सारी बातें बताई। फिर साथ ही साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक बात और बोलता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हमें कमेटी एक बात और बोलती है, वो यहाँ पर यह है कि कमेटी ये बोलती है कि जो सरकार है, सरकार ने हमारे साथ में इस पर्टिकुलर मुद्दे पर कोऑपरेट नहीं किया। सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोऑपरेट करना चाहिए था, लेकिन वो ज़्यादा कोऑपरेटिव हमारे साथ में रही नहीं है। तो वो भी इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये स्टेटमेंट मेंशन किया गया। आई होप आपको पूरी तरह से ये सिनेरियो समझ में आ चुका है, इसका हिस्ट्री क्या है प्लस प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। अब देखो करना क्या है, इस आर्टिकल को आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए आप लोग GS पेपर 3 के अंदर जा सकते हो। ठीक है ना, अब करना क्या है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। आखिरकार ये पेगासस स्पाईवेयर एग्जैक्टली है क्या, पेगासस क्या होता है, मतलब इस स्पाईवेयर को पेगासस का नाम क्या दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पाओगे घोड़ा है जिसके बड़े बड़े पर हैं, ये पेगासस कहलाता है। आगे आते हैं। अब जैसे मैंने बोला स्पाईवेयर, स्पाई का मतलब क्या होता है, जासूसी करना। जासूसी करने के लिए एक सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। कैसे से की जा सकती है जासूसी, तो इसको यहाँ पे समझना होगा। सबसे पहली बात देखो, आपके पास में अगर ये पेगासस स्पाईवेयर है और अगर आप यहाँ पर दूसरे व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो तो करना क्या होगा, इस स्पाईवेयर को उसके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा कैसे भी। अब वो इंस्टॉलेशन कैसे किया जा सकता है तो इसको समझते हैं।
उसके मोबाइल फ़ोन में एसएमएस के थ्रू इंस्टॉलेशन हो सकता है, या व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, या मैसेज के माध्यम से, कोई और दूसरा तरीका भी हो सकता है। बट अभी ये तरीके हैं, इसके माध्यम से यहाँ पे इसको मैसेज कर कर, लिंक भेजकर या व्हाट्सएप पर कॉल कर कर ये पेगासस स्पाईवेयर को इस व्यक्ति के फ़ोन में इंस्टॉल किया जा सकता है, जिसका भी डेटा हमें चाहिए। और जैसे ही वो पेगासस स्पाईवेयर उसके फ़ोन में इंस्टॉल होगा तो आप क्या कर सकोगे, उसके फ़ोन से बहुत सारा डेटा निकाल सकोगे। डेटा जैसे कि उसके एसएमएस हो गए, उसकी ईमेल्स हो गई, फ़ोटोज़ वीडियोज़ हो गए, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड कॉल्स हो गया, व्हाट्सएप चैट, कैलेंडर, उसके साथ साथ माइक्रोफोन को एक्टिवेट कर सकते हो। ये बहुत ख़तरनाक है, इसके बारे में पिछले साल बहुत चर्चा हुई थी। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो वो जो व्यक्ति है ना, वो एक मीटिंग में बैठा है, तो उसके फ़ोन का माइक्रोफोन एक्टिवेट कर कर जो मीटिंग में बातें हो रही हैं उसको सुन सकते हो, कैमरे को एक्टिवेट कर सकते हो, जीपीएस डेटा को ट्रैक कर सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर करी जा सकती हैं इस स्पाईवेयर को इंस्टॉल करने के बाद में। तो ये है पेगासस स्पाईवेयर। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है। अब जो ये स्पाईवेयर है ना, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आ चुका है। आज के टाइम पर इसको हम लोग ज़ीरो क्लिक अटैक के नाम से जानते हैं। अब ये ज़ीरो क्लिक अटैक का मतलब क्या है? अभी तक क्या होता था, जो ये पहले के स्पाईवेयर हुआ करते थे, इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति के फ़ोन में इस स्पाईवेयर को इंस्टॉल करवाना है तो उसको पहले लिंक भेजना होगा एक, और वो व्यक्ति जब उस लिंक पर क्लिक करेगा तभी वो स्पाईवेयर उसके फ़ोन में इंस्टॉल होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब वो व्यक्ति अगर होशियार है तो लिंक पर क्लिक नहीं करेगा, और मतलब आप उसको फ़ोन में स्पाईवेयर को इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। पहले ये इशू था, लेकिन अब ये ज़ीरो क्लिक अटैक हो चुका है। ज़रूरत ही नहीं है, जैसे स्पाईवेयर इस वाले में पेगासस में देखने को मिल रहा है। पेगासस में क्या है ना कि व्हाट्सएप के ऊपर जो वॉइस कॉल है वो कर दी गई, जैसे आप एक कॉल करते हो, एक मिस कॉल मारते हो, वो स्पाईवेयर इसके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा, और इंस्टॉल होने के बाद में वहाँ से डेटा निकाला जा सकता है। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस है। उसके बाद चाहे एंड्रॉयड फ़ोन हो चाहे एप्पल हो, सभी को ट्रैक किया जा सकता है। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि इस वाले स्पाईवेयर को बनाया गया है इजराइल के एनएसओ ग्रुप के थ्रू, जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना। चलो आगे आते हैं। ये कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, ठीक है ना। पिछले साल ये कमेटी बनाई थी इन्होंने, जस्टिस रविंद्रन कमेटी नाम दिया गया, क्योंकि जो जस्टिस आर.वी. रविंद्रन हैं ये एक्स जज थे जो कि इस कमेटी को हेड कर रहे थे। बाकी इस कमेटी के अंदर काफ़ी सारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, प्लस ये दो लोग भी थे। ठीक है ना, नाम ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको यहाँ पर पूरा का पूरा जो इशू है वो क्लियर हो चुका है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। सबसे पहले इस वाले आर्टिकल को कवर करेंगे। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, यहाँ पे बात की गई है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में। देखो मतलब पिछले कुछ दिन पहले से ही चर्चा हो रही है, मैंने आपको पढ़ाया भी था ये, कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों मिलकर बातचीत करेंगे कुछ नदियों को लेकर, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश दोनों बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो शेयर करते हैं, बहुत सारी कॉमन नदियाँ दोनों कंट्रीज़ के बीच में से गुजरती हैं। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, रिसेंटली यहाँ पर डिस्कशन किया। एक जॉइंट रिवर कमीशन, ये जो मीटिंग है इसकी 38वीं मीटिंग होती है, 38th जॉइंट रिवर कमीशन की मीटिंग होती है कल के दिन। और इस मीटिंग के दौरान गंगा, तीस्ता और कुछ और छोटी छोटी जो नदियां हैं जो कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहती हैं, इन रिवर्स को लेकर डिस्कशन किया गया। इन रिवर्स को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे दोनों कंट्रीज़ साथ में मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स को निकाल सकती हैं इस नदी का इस्तेमाल करके, वो डिस्कशन यहाँ पर इस जॉइंट रिवर कमीशन के अंदर किया गया था। इसके अंदर इंडिया की साइड से आपको गजेंद्र सिंह शेखावत देखने को मिलेंगे, मिनिस्टर फॉर जल शक्ति के। उसके बाद बांग्लादेश के भी यहाँ पर जो मिनिस्टर ऑफ वाटर हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो जॉइंट रिवर कमीशन है ना, ये इस प्रकार से हुआ, और मतलब अच्छी तरीके से ऑब्वियस सी बात है डिस्कशन यहाँ पर देखने को मिला है। काफ़ी सारी नदियों को लेकर चर्चा की गई है, बार बार वही चीज़ें रिपीट करी गई हैं जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से एक इम्पॉर्टेंट डेटा आपको निकाल कर देता हूँ जो कि एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा, कि जो ये जॉइंट रिवर कमीशन है आखिरकार ये क्या है, इसमें क्या क्या डिस्कशन होता है, कब कब होता है, वो डिस्कस करेंगे। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये जॉइंट रिवर कमीशन को, इस पर्टिकुलर कमीशन को मतलब काम करते हुए बहुत समय हो चुका है। एक मीटिंग होती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, 1972 से यहाँ पर इस प्रकार से मीटिंग हो रही है। अब जब ये जॉइंट रिवर कमीशन की मीटिंग होती है तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों कंट्रीज़ मिलकर बहुत सारी नदियों को लेकर चर्चा करती हैं, क्योंकि बात यह है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में लगभग 54 जो रिवर्स है ना, वो रिवर्स कॉमन रिवर्स है जो कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहती हैं। इन दोनों
कंट्री के बीच में ये रिवर्स बहती हैं, साथ ही साथ में ये दोनों कंट्रीज़ इन रिवर्स को शेयर करती हैं, ऐसा आप कह सकते हो। अब होता क्या है, दोनों कंट्रीज़ चाहती ये हैं कि इन सभी रिवर्स से मैक्सिमम बेनिफिट्स को निकाला जा सके और वो जो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स है वो दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर उठाएं, दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर उसका फ़ायदा उठाएं। प्लस इस कमीशन को किसके थ्रू हेड किया जाता है, ध्यान रखना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर हैं दोनों कंट्रीज़ के, वही यहाँ पर इसको हेड करते हैं। प्लस इस पर्टिकुलर कमीशन के अंदर में एक और चीज़ होती है, यहाँ पर जो फ्लड फोरकास्टिंग है, बाढ़ को लेकर जो डेटा है ना, वो डेटा भी यहाँ पर शेयर किया जाता है। जैसे गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र और बैराक, जो ये नदियाँ हैं, इसको लेकर आपको पता होगा मॉनसून सीज़न में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उसकी वजह से बाढ़ का एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो बेसिकली उस पर्टिकुलर फ्लड का जो डेटा है वो भी यहाँ पर ये दोनों कंट्रीज़ मिलकर शेयर करती हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी चर्चा करती हैं इस जॉइंट रिवर कमीशन के तहत। क्लियर हो गया, इतनी बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बराबर में आपको देखने को मिलेगा। इस वाले आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेट कर पाओगे। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है आईएनएस विक्रांत के बारे में। आपको पता होगा एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, एयरक्राफ्ट जो कैरियर है ना, ये बहुत विशाल सा जहाज़ होता है। नाम से पता चल रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर। कैरियर मतलब ये काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट्स को ढोने का काम कर सकता है, एयरक्राफ्ट्स को कैरी कर सकता है। तो वैसे ही आपको यहाँ पर ये विशाल सा जहाज़ देखने को मिलेगा जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत। विक्रांत में खास बात क्या है, सारी चीज़ें खास बात है क्योंकि ये भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर देखने को मिलेगा। मतलब भारत ने इसको खुद बनाया है, नहीं तो इससे पहले हमारे पास में एक और एयरक्राफ्ट है, उसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य। अब वो जो आईएनएस विक्रमादित्य है उसमें रशिया का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है, रशिया से यहाँ पर लिया गया है। लेकिन ये जो विक्रांत है इसको पूरी तरह से भारत ने बनाया, ये एक सबसे बड़ी खास बात है। काफ़ी सालों से यहाँ पर इसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो अब फाइनली जो इसका फाइनल पड़ाव है वो भी पूरा होने वाला है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर जो विक्रांत है इसको पूरी तरह से कमीशन कर दिया जाएगा 2 सितंबर को, ऐसा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। और इस इन्फॉर्मेशन के साथ ही जो हमारे नेवी के वाइस चीफ हैं वो ये बोलते हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये कहीं ना कहीं हमारे ओशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस ये भारत की नेवी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, हमारे लिए शांति को बढ़ाएगा, प्लस सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत करने में मदद करेगा। तो ये बात यहाँ पर नेवी के वाइस चीफ बोलते हैं। ये बात हो गई इस आर्टिकल की। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, विक्रांत के बारे में समझेंगे, विक्रमादित्य के बारे में समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रेलिवेंट डेटा को मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो कुछ इस प्रकार से एयरक्राफ्ट कैरियर आपको दिखता है। यहाँ पे आप देखो कितना विशाल सा है, इस पे बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स को हम लोग खड़ा कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, और जो वो एयरक्राफ्ट्स हैं वो यहाँ से उड़ान भर भी सकते हैं, ठीक है ना, टेक ऑफ भी कर सकते हैं इस पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर से। तो ये इतने ह्यूज साइज़ का होता है। तो आपका क्वेश्चन होगा क्या यही विक्रांत है? नहीं, ये वाला जो है ये विक्रमादित्य है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी आप लोग देखोगे तो ऊपर वाला हमारे पास में ये वाला विक्रांत आता है, ये विक्रमादित्य है। विक्रांत हम लोगों ने खुद बनाया है, विक्रमादित्य हम लोगों ने रशिया की मदद से डेवलप किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो विक्रमादित्य है आप देखोगे साइज़ में बहुत ज़्यादा ह्यूज है। ह्यूज कितना है तो मतलब जितने 20 मंजिला की बिल्डिंग होती है उतनी ऊंचाई यहाँ पर इस जहाज़ की देखने को मिलेगी। जो लेंथ है वो 284 मीटर्स के आसपास की है। कैपेसिटी क्या है, लगभग 34 एयरक्राफ्ट, 34 विमान इसके ऊपर आप कह सकते हो खड़ा कर सकते हो, और वो सब यहाँ से उड़ान भर सकते हैं। और उन विमान में लगभग 24 MiG-29 हो सकती हैं और 10 हेलीकॉप्टर्स हो सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर चीज़ें आपको यहाँ पर इसमें विक्रांत में भी देखने को मिल जाती हैं, ज़्यादा कोई आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, मतलब सिमिलर सी कैपेबिलिटीज़ नज़र आती हैं। आने वाले टाइम पर आईएनएस विक्रांत के बारे में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आने वाली है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी वो मैं आपके साथ में डिस्कस करता रहूँगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, चाहे हमारा आईएनएस विक्रमादित्य हो या फिर विक्रांत हो, दोनों की जो स्पीड है ना वो 30 नॉट्स के आसपास देखने को मिलती है, मैक्सिमम स्पीड 30 नॉट्स, मतलब यहाँ पर 55 किलोमीटर पर आवर के आसपास की स्पीड आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। देन उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, नॉइज़ पोल्यूशन से संबंधित है। देखो जो ये नॉइज़ पोल्यूशन को लेकर इशू है ना ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और दिल्ली के अंदर भी आपको बहुत सारा नॉइज़ पोल्यूशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लगभग 900 चालान काटे हैं। जिसमें से यहाँ पर ज़्यादा चालान कौन से हैं, जो बाइक वाले आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि अपने हॉर्न को मॉडिफाई करवा लेते हैं, जो साइलेंसर्स होते हैं उनको मॉडिफाई करवा लेते हैं, हॉर्न बहुत ज़्यादा हैवी हॉर्न लगवा लेते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो चालान्स हैं वो यहाँ पर एक लिमिट से ज़्यादा कटे हैं,
जो कि कहीं ना कहीं नॉइज़ पोल्यूशन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। कहीं ना कहीं वो जो गाड़ियाँ हैं वो नॉइज़ पोल्यूशन कर रही थी। अब आप कहोगे इसमें पढ़ने लायक क्या है? देखो, नॉइज़ पोल्यूशन को लेकर एक छोटा सा डेटा मेरे पास आया है। उस डेटा को हम लोग यहाँ पर थोड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे और उस डेटा को डायरेक्टली आप लोग एग्जाम में यूज़ कर सकते हो एज अ फैक्ट को रखकर बातचीत कर सकते हो। सबसे पहली बात देखो, नॉइज़ पोल्यूशन आपको पता है, यानी कि जो शोर शराबा हो रहा है, बेसिकली ये भी कहीं ना कहीं एक पोल्यूशन की कैटेगरी में आता है। इसकी वजह से पब्लिक हेल्थ के ऊपर बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। रिसेंटली नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में काफ़ी चर्चा की गई थी। आपको पता होगा UNEP की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अंदर कुछ गलतियां थी, याद आ रहा होगा, आज से 3-4 महीने पहले की बात है ये। तो यहाँ पे जो नॉइज़ पोल्यूशन है ना, पब्लिक हेल्थ के ऊपर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आप कह सकते हो कि अगर हमारे पास में एक डेटा है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो यूरोप के अंदर लगभग 22 मिलियन और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो बेसिकली सफ़र कर रहे हैं अलग अलग बीमारियों से। नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से कान में दर्द होना या फिर उनको सोने में बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है। ज़्यादातर लोगों को, जो प्रेग्नेंट वेमेन हैं या फिर शिफ्ट वर्कर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है आज के टाइम पर यूरोप के अंदर में इस नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। प्लस ये जो ट्रैफिक नॉइज़ एक्सपोजर देखने को मिलेगा, यानी कि जो ट्रैफिक में जो आप लोग देख पा रहे हो रोड पर जो गाड़ियाँ चल रही हैं, इसका जो ये पोल्यूशन हो रहा है, हॉर्न का पोल्यूशन, साइलेंस का पोल्यूशन, ये कहीं ना कहीं इंसान के अंदर जो कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी है उसको कम कर रहा है, यानी हार्ट से रिलेटेड, दिल से संबंधित बीमारियों को प्रोड्यूस कर रहा है। डायबिटीज़ जैसी सिचुएशन भी यहाँ पर बढ़ रही है, हाइपरटेंशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ब्लड प्रेशर लोगों का इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये डेटा यहाँ पर बताया गया। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडिया नॉइज़ पोल्यूशन को लेकर क्या कर रहा है। इंडिया के पास में अलग अलग बॉडीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल लेवल पर, केंद्र सरकार के स्तर पर एक बॉडी है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उसी प्रकार से स्टेट के लेवल पर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि देखो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नॉइज़ के लेवल को ट्रैक किया जा सके कि किस प्रकार से नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, कितने लेवल का, कितना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है। इसी के लिए इन्होंने कुछ सेंसर्स जो है ना वो इंस्टॉल करवाए हैं काफ़ी सारी शहरों के अंदर, ऐसा यहाँ पे बोला गया। अब जो ये इंस्टॉलेशन है सेंसर्स का, इसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, इसके ऊपर ये जो बॉडी है वो काम कर रही है। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। भारत के अंदर नॉइज़ पॉल्यूशन से संबंधित आपको बहुत सारे कानून, बहुत सारे लॉज देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से कानून हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर से ध्यान रखना है। जैसे नॉइज़ पॉल्यूशन को ना रेगुलेट किया जाता है अलग से इस पर्टिकुलर रूल्स के थ्रू, वो है नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स एंड कंट्रोल रूल्स, नॉइज़ पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक रूल देखने को मिलेगा जो कि अलग से नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद ऐसे अलग अलग रूल्स हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल 1986 हो गया, फिर उसके बाद में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। तो ये कुछ एक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन को टारगेट करते हैं, इसको रोकने का काम करते हैं। ध्यान रख सकते हो, इसको इंपॉर्टेंट है, फैक्ट के बेसिस पर बात कर सकते हो डायरेक्टली। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज छोटे आर्टिकल्स वैसे ही बहुत कम थे, अब डायरेक्टली हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर आएंगे। एडिटोरियल में हम लोग आज 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे अलग अलग न्यूज़पेपर से। पहली बात, द हिंदू का हम लोग एक एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, ये वाला, और साथ ही साथ में एक और इशू है LGBTIQ कम्युनिटी से संबंधित, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये वाला जो एडिटोरियल है ये बेसिकली फ्राइडे में, पता है, एक इंटरव्यू सेक्शन आता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या, द हिंदू के अंदर भी नज़र आया, प्लस हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर भी इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को डिटेल से कवर किया गया है। आपको पता होगा रिसेंटली रोहिंग्या का रेफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिला, तो इसी के बेसिस पर बताया गया कि भारत के अंदर रेफ्यूजी को लेकर क्या क्या लॉज हैं, हमें किस प्रकार से रेफ्यूजीज़ को ट्रीट करना चाहिए, वो सारी बातें बताई गई हैं। तो मतलब ओवरऑल एक बहुत अच्छा आर्टिकल है जो कि मेंस के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। तो एक आर्टिकल तो ये डिस्कस करेंगे। दूसरा हम लोग यहाँ पर एडिटोरियल डिस्कस करेंगे LGBTIQ कम्युनिटी को लेकर, वो भी द हिंदू का ही है। और तीसरा एडिटोरियल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक अलग न्यूज़पेपर से, जो कि बेसिकली बात करेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, ठीक है ना। जो ये तीसरा आर्टिकल है वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस का है, जो कि मेंशन करेगा कि हम लोग किस प्रकार से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आज के टाइम पर ये जो एरिया है ना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ये कहीं ना कहीं इंडिया से अलग अलग सा नज़र आता है, तो इसको कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो एक बहुत रेलिवेंट आर्टिकल है, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। जो मेंस का क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर इसी के बेसिस पर लिया जाएगा, वो आगे मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल से। जैसा आपको ये वाला एडिटोरियल देखने को मिलेगा, ये बात करता है रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस के बारे में। करना क्या है वीडियो में, बस खाली नीचे आप लोगों को देखना है, नीचे सारी इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
दोनों आर्टिकल के, वो यहाँ पर इसी में मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। दोनों आर्टिकल मतलब जो हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर आर्टिकल है रेफ्यूजी को लेकर और जो ये द हिंदू के अंदर आर्टिकल है। अब यहाँ पे पहली बात तो क्वेश्चन ये आता है कि अचानक से रेफ्यूजी क्राइसिस न्यूज़ में क्यों आ गया, मतलब क्यों लिखा गया ये आर्टिकल, रीज़न होगा लिखने का। रीज़न यहाँ पर ये है कि रिसेंटली जो हमारे जो अर्बन अफेयर के मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी साहब, इन्होंने एक ट्वीट कर दिया। इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ हैं, ये जो रोहिंग्या कम्युनिटी इंडिया के अंदर रह रही है, इनको फ्लैट दिया जाएगा, EWS फ्लैट प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन बाद में हमारी होम मिनिस्ट्री का ट्वीट आता है और बोलती है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हम लोगों ने कोई भी परमिशन इस होम मिनिस्ट्री को इस अर्बन मिनिस्ट्री को नहीं दी है। तो मतलब पॉलिटिकल क्राइसिस आपको देखने को मिल जाएगा, पॉलिटिकल एक डिस्प्यूट सा हो गया था हमारी अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के बीच में। तो सरकार यहाँ पे रिसेंटली चर्चा कर रही थी रोहिंग्या कम्युनिटी के बारे में, ठीक है ना। अब रोहिंग्या एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि म्यांमार में रहती थी। म्यांमार के अंदर रैखाइन नाम का एक स्टेट था। हुआ क्या, इनके ऊपर काफ़ी सारे एट्रोसिटीज़ हुई, इनको मार के भगा दिया गया। म्यांमार की मिलिट्री ने काफ़ी अत्याचार करे। अब इतना ज़्यादा मारा कि लोग यहाँ पर छोड़ कर भागने लगे और बहुत सारे एरियाज़ को छोड़कर काफ़ी सारे लोग बांग्लादेश आए, बांग्लादेश के साथ साथ इंडिया भी आए। तो तब से यहाँ पर इंडिया के अंदर ये रोहिंग्या कम्युनिटी रहती हुई नज़र आ रही है एज अ रेफ्यूजी। तो बेसिकली यहाँ पर रिसेंटली इनको यह फ्लैट देने के बारे में चर्चा की गई, जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई और उसी के बेसिस पर ये एडिटोरियल भी लिखा गया है। तो इस एडिटोरियल के अंदर बताया गया कि हमें रोहिंग्या कम्युनिटी जैसे यहाँ पर और भी जो बहुत सारे रेफ्यूजीज़ भारत में रह रही हैं ना, उनके लिए पॉलिसी को चेंज करना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखो इस आर्टिकल में बताया ये जाता है कि रेफ्यूजी को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है, उसको हमें थोड़ा सा एक तरीके से फोकस में लेकर आना चाहिए। सबसे पहली बात, इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो देश जब से आज़ाद होता है 1947 में, आपको पता है हमारा देश आज़ाद होता है, उसके बाद से ही हम लोगों ने देखा है जो बहुत सारे रेफ्यूजीज़ हैं वो इंडिया के अंदर आते रहे हैं। हमारे कंट्री के अंदर लगभग 4,50,000 के आसपास आपको रेफ्यूजीज़ देखने को मिल जाएंगे जो कि इंडिया के अंदर आए हैं। जबकि यहाँ पर रेफ्यूजी को लेकर एक लॉ है, एक कानून, वैसे बहुत सारे कानून हैं लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे 1951 का रेफ्यूजी कॉन्फ्रेंस है, ठीक है ना। फिर साथ ही साथ में 1967 का एक प्रोटोकॉल है जो कि रेफ्यूजीज़, इन शरणार्थियों को एक प्रोटेक्शन देने के बारे में बात करता है। यानी कि ये जो कॉन्फ्रेंस और ये जो प्रोटोकॉल है ये बोलता है कि किसी भी देश के अंदर ये रेफ्यूजी पहुँचते हैं तो उस देश को यहाँ पे उन रेफ्यूजीज़ को प्रोटेक्शन देना होगा, उनको सपोर्ट करना होगा। लेकिन खास बात यहाँ पर यह है कि इंडिया ने ना इस कॉन्फ्रेंस को साइन कर रखा है ना इस प्रोटोकॉल को साइन कर रखा है। भारत इन दोनों का ही हिस्सा नहीं है। तो बेसिकली रेफ्यूजी को रखना अपने कंट्री में, ये भारत मतलब चाहे तो रख सकता है, ना चाहे तो नहीं रख सकता। लेकिन आप देखोगे लंबे समय से तो भारत ने बहुत सारे रेफ्यूजीज़ को शरण दी है अपने देश के अंदर। बहुत सारे रेफ्यूजीज़ आपको कंट्री के अंदर देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हो गया। अब पहला क्वेश्चन यही आता है, सर कुछ टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, पहले उनको कवर कर लेते हैं। ये रेफ्यूजी, माइग्रेंट्स और एजाइलम सीकर, ये 3 टर्म्स आपको क्लियर करनी चाहिए, तो उसके बाद आर्टिकल बहुत स्मूथली समझ में आएगा। सबसे पहली बात, रेफ्यूजीज़ का टर्म क्लियर करते हैं। कौन होते हैं रेफ्यूजीज़? रेफ्यूजीज़ यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे कंट्री के हैं। अब होता क्या है, उनके कंट्री में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, मान लो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, एक कम्युनिटी है दूसरे देश की, ठीक है ना, उनके ऊपर क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर उनको थ्रेट मिल रहा है, फिजिकली यहाँ पर एजॉल्ट किया जा रहा है, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, पब्लिक डिसऑर्डर हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर जब सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, उनके रहने लायक जगह बच नहीं रही है, तो ये लोग यहाँ पर अपना देश छोड़कर दूसरे देश में आने लगते हैं। जब दूसरे देश में जाते हैं शरण लेने के लिए, तब वो रेफ्यूजी कहलाते हैं। क्लियर हो गया। रेफ्यूजी एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया और जो माइग्रेंट्स हैं वो अलग कॉन्सेप्ट होता है। माइग्रेंट मतलब एक इंसान जानबूझकर अपने एरिया को, अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में गया ताकि वहाँ पे स्टडी कर सके, काम कर सके, तो बेसिकली वो माइग्रेंट वाली कैटेगरी में आएगा। लेकिन जब मजबूरी में छोड़कर आया है तो बेसिकली वो रेफ्यूजी वाली कैटेगरी में आएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है एजाइलम सीकर का। एजाइलम सीकर मतलब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि क्या करने आए हैं, अपने सर पर छत मांगने आए हैं, शरण मांगने के लिए आए हैं, शरण मांग रहे हैं, उनको रेफ्यूजी का स्टेटस अभी नहीं मिला है, सिर्फ शरण मांग रहे हैं इस समय। जब शरण मांग रहे होंगे तो एजाइलम सीकर कहलाएंगे, और जब उनको शरण दे दी जाएगी, प्रॉपरली यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, तो उनको बेसिकली रेफ्यूजी का स्टेटस मिल जाता है। सिंपल बात हो गई।
अब होता क्या है, इंडिया के अंदर रेफ्यूजीज़ का जो स्टेटस है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसको समझते हैं। जब से देश आज़ाद हुआ, भारत ने बहुत सारे रेफ्यूजीज़ के अलग अलग ग्रुप्स को एक्सेप्ट किया है इस देश में। अब अलग अलग ग्रुप्स को एक्सेप्ट किया है कहने का मतलब क्या है, तो आप देखोगे ना, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के वायलेंस होते रहे। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो 1947 के बाद से पाकिस्तान से जब देश आज़ाद होता है, बंटवारा होता है, तो आप कह सकते हो पाकिस्तान से बहुत से लोग इंडिया में आए, है ना। फिर उसके बाद तिब्बत का इशू आपको पता होगा, तिब्बत को चाइना ने कब्जाया, तो तिब्बत से बहुत सारे रेफ्यूजीज़ इंडिया में आते हैं 1959 में। फिर उसके बाद में चकमा और हेजोंग, जो आज के टाइम पर बांग्लादेश के अंदर में है, वहाँ से बेसिकली आप देख पाओगे बहुत सारे रेफ्यूजीज़ इंडिया में आते हैं। दैन उसके बाद में श्रीलंका के तमिल रेफ्यूजीज़ हैं वो इंडिया के अंदर आते हैं 1980s के आसपास। और अभी जो लेटेस्ट डेटा है वो है रोहिंग्या के बारे में, जिसके बारे में आप आर्टिकल में देख रहे हो। रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ यहाँ पर म्यांमार से इंडिया के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से ये स्टेटस आपको रेफ्यूजी का देखने को मिलेगा, यानी अलग अलग कंट्री से आप देख पाओगे अलग अलग ये जो ग्रुप्स हैं, अलग अलग जो रेफ्यूजीज़ हैं वो इंडिया के अंदर आए। क्लियर हो गया। अब भारत के अंदर जब ये रेफ्यूजीज़ आए हैं तो बात ये की जाती है कि इन लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाए। अब होता यहाँ पर यह है कि इन रेफ्यूजीज़ के लिए अलग अलग आपको लॉज, अलग अलग कानून देखने को मिल जाते हैं। वो कानून क्या क्या हैं, वो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या हैं, इसको समझते हैं। इंडिया ने अभी तक जितने भी फॉरेनर्स हैं, चाहे वो इलीगल फॉरेनर हो गया, रेफ्यूजी हो गए, एजाइलम सीकर हो गए या कोई भी लोग हो गए, इन सबको यहाँ पर ट्रीट किया है अलग अलग एक्ट के माध्यम से। तो भारत के अंदर आपको अलग अलग एक्ट देखने को मिलेंगे जो कि फॉरेनर वगैरह को ट्रीट करते हैं। जैसे उसमें एक पहला एक्ट आता है फॉरेनर एक्ट 1946। तो यहाँ पर इसके सेक्शन 3 के अंदर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पावर मिलती है कि वो किसी भी विदेशी को, मान लो हमारे देश में वो विदेशी है, फॉरेनर है, उसको डिटेक्ट किया जाए, डिटेन कर सकता है या उसको वापस से उसके देश में भेजा जा सकता है अगर कोई इलीगल फॉरेनर नेशनल है तो बेसिकली भारत के अंदर एक एक्ट ये देखने को मिलेगा। दूसरा, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920। इसके सेक्शन 5 के अंडर में यहाँ पे बोला गया कि जो हमारी पासपोर्ट से संबंधित अथॉरिटीज़ हैं वो इलीगल फॉरेनर्स को रिमूव कर सकती हैं, इलीगल फॉरेनर्स को यहाँ पे अलाउ नहीं कर सकती हैं। फिर उसके बाद में इन दोनों एक्ट के अलावा सिटीजनशिप एक्ट 1955 देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में आगे इसके अंदर अमेंडमेंट भी किया गया था, आपको पता होगा, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आपको देखने को मिलेगा, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ था। तो CAA जो है ना, ये क्या मांग करता है, ये बोलता है कि हम लोग सिटीजनशिप, एक नागरिकता देंगे उन लोगों को, किन लोगों को, हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, पारसी और सिख, इन लोगों को। और ये लोग जैन, इनके साथ साथ बुद्धिस्ट भी इसके अंदर हैं। तो ये लोग अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन 3 देशों से निकल कर आए हैं तो इन लोगों को यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी। इस प्रकार से यहाँ एक अमेंडमेंट किया गया था। मुस्लिम्स को यहाँ पे कवर नहीं किया गया था, जिसको लेकर बहुत सारा डिस्प्यूट भी देखने को मिल रहा था, ठीक है ना। बट यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे ये कुछ एक्ट्स हैं भारत के अंदर में जो कि किसी फॉरेनर को एक तरीके से ट्रीट करते हैं या किसी रेफ्यूजी को या फिर किसी एजाइलम सीकर को ट्रीट करते हैं। क्लियर हो गया। आई होप आपको यहाँ पर इतनी बात समझ में आई है। तो ये बात भी यहाँ पर ऑथर ने मेंशन करी है। अब ऑथर यहाँ पर ये बोलते हैं कि जब इंटरनेशनल लेवल पर इन रेफ्यूजी को लेकर ये एक लॉ, एक कन्वेंशन देखने को मिल रहा है, तो भारत ने इसको साइन क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया एक 1951 का कन्वेंशन है और उसके बाद में यहाँ पर एक 1962 का प्रोटोकॉल है। तो ये दोनों यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि माइग्रेंट्स को ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे भारत ने इनको क्यों नहीं ज्वाइन किया, मतलब क्यों नहीं साइन किया इनको? तो यहाँ पे बोला ये जाता है कि इसके अंदर अपने आप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जैसे कि सबसे पहली बात देखो है क्या ना, कि इन इंटरनेशनल कानूनों के अंदर रेफ्यूजी की डेफिनेशन सही से लिखी नहीं है। अगर हम लोग 1951 का कन्वेंशन देखें तो इसमें बोला गया कि रेफ्यूजीज़ को डिफ़ाइन किया गया है एज अ पीपल, मतलब ऐसे लोग जिनके पास कोई भी सिविल राइट्स नहीं था, पॉलिटिकल राइट्स नहीं था इनके देश में, उसके बाद निकले हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे जब इनको अपने देश में हक नहीं मिलता है तो ये निकलते हैं, ठीक है, वहाँ से निकले दूसरे देश में यहाँ पर पहुँच गए। तो रेफ्यूजी को लेकर एक प्रॉपर डेफिनेशन जो होनी चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन से राइट्स यहाँ पर एक तरीके से उनको नहीं मिल पा रहे हैं, वो रेफ्यूजी कहलाएगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन नहीं है, एक प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास में नहीं है। और अगर प्रॉपर डेफिनेशन होती तो हम लोग सही से स्टेटस दे सकते थे, लेकिन जब प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है तो हम लोग यहाँ पर इसको साइन भी नहीं किए। दूसरा एक बहुत बड़ा इशू है एक यूरोसेंट्रिज्म का। ये यूरोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है? देखो इंडिया यहाँ पर खुद ये महसूस करता है
कि जो ये इंटरनेशनल लेवल पर कानून है ना रेफ्यूजी को लेकर, ये कहीं ना कहीं यूरोसेंट्रिक है, यानी यूरोप के फेवर में है। ये बिल्कुल भी साउथ एशियन कंट्रीज़ के बारे में बात नहीं करता है। और यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्टली इंडिया की सेफ्टी और इंडिया के कानून को अफेक्ट कर सकता था, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर इसको साइन नहीं किया। तो ये भी नज़र आता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि भारत के अंदर ये जो रेफ्यूजीज़ हैं वो कितने प्रकार के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, कौन कौन से चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला चैलेंज आता है फियर एंड इनसिक्योरिटी का। जो रेफ्यूजीज़ जो बाहर से लोग आ रहे हैं ना, उनके अंदर काफ़ी डर देखने को मिलेगा, एक इनसिक्योरिटीज़ नज़र आती है। कभी कभी केसेस निकल कर आते हैं कि इन रेफ्यूजीज़ के ऊपर इनके जो लोकल रेसिडेंट हैं, इनके आसपास के जो लोग हैं, वो यहाँ पर इनको फिज़िकली और इमोशनली यहाँ पर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन लोगों को बोला जाता है, मतलब जो इनके आसपास के लोकल लोग हैं वो ये बोलते हैं कि ये इंडिया के नहीं है, इंडिया में यहाँ पर इनका जन्म नहीं हुआ है, बाहर से आए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे इनको एक इनसिक्योरिटी और डर लगने लगता है इन रेफ्यूजीज़ को। तो पहला चैलेंज आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरा, जो बेसिक एमिनिटीज़, जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं ना, वो इन रेफ्यूजीज़ को प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। जैसे ये लोग बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे खाना प्रॉपर नहीं मिल पाता, छत नहीं मिल पा रही है सर के ऊपर, रोज़गार नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ इश्यूज़ यहाँ पर ये रेफ्यूजीज़ फेस करते हैं। प्लस इनको जोर दिया जाता है कि जाके काम करें लो वर्क वेजेस के ऊपर, यानी कि जो बहुत कम मजदूरी है उसके बेसिस पर यहाँ पर इनको काम दिया जाता है। फिर तीसरा यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है मिस आइडेंटिफाइड एज अ इमिग्रेंट्स। पिछले कुछ दशकों के अंदर हमने ये देखा है कि बहुत सारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ना, उन्होंने इलीगल तरीके से इंडिया के अंदर रेफ्यूजीज़ को देखा है। ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे, एक तो होता है कि हाँ वो इंसान पीड़ित है, वो परेशान हुआ किसी चीज़ से, उसके बाद यहाँ पे अपने देश को छोड़कर निकला है। और एक इंसान होता है कि वो कुछ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए कि इंडिया के अंदर कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे जॉब अच्छी मिल जाएगी, काम अच्छा मिल जाएगा, तो एज अ रेफ्यूजी मैं चला जाऊँ। तो इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। कुछ चैलेंजेस हैं कि रेफ्यूजी के नाम पर यहाँ पर किसी और तरीके से आना, तो ये इस चीज़ का एडवांटेज उठाना, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है इस पर्टिकुलर रेफ्यूजी को लेकर। लास्ट में ऑथर ये बोलते हैं कि इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये रेफ्यूजी का स्टेटस क्या है, मैंने आपको ये समझाया, क्या इश्यूज़ है वो सब समझाया। अब ये बताओ क्या सोल्यूशन हो सकता है आखिरी में। पहली चीज़ यहाँ पे बोली गई, इम्प्रूविंग बेसिक फैसिलिटीज़। जो बेसिक सी फैसिलिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, वो यहाँ पर इनको प्रोवाइड करवा देनी चाहिए। जैसे एजुकेशन हो गया, ठीक है ना, कुछ प्रोग्राम्स हो गए, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देनी चाहिए इनको, ऐसा बोला गया। दूसरा, जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उनको यहाँ पे अवेयर करना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए कि देखो कि ये जो रेफ्यूजीज़ हैं ना, इनके प्रति कोई भी ऐसा एक्सप्लॉयटेशन वगैरह ना हो, इन लोगों को यहाँ पर सपोर्ट करो, ठीक है, इज़्ज़त करो, रिस्पेक्ट करो, क्योंकि हमारे पास में जो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो यही सिखाती हैं। हमारे पास में जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखोगे तो आर्टिकल 51E को देखोगे ना, तो वहाँ पर मैंशन किया गया है कि जो भी सिटीज़न है उसको यहाँ पर जो वेमेन की मर्यादा है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना है, और जो यहाँ पर वुमेन के प्रति जो यहाँ पर अभद्र शब्द वगैरह जो डेरोगेटरी चीज़ें हैं उसको पूरी तरह से त्याग देना है। वुमेन को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवानी आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है। क्लियर हुआ? तो उस चीज़ को यहाँ पे फॉलो करो। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इस रेफ्यूजी क्राइसिस को टैकल कर पाएंगे। आई होप आप लोगों ने सारी बातें बहुत अच्छे से समझी होंगी। इस इशू को लेकर रिसेंटली काफ़ी चर्चा में था, तो काफ़ी डिटेल्ड आर्टिकल था, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। तो एक पर्टिकुलर एडिटोरियल है जो कि बात करता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में। तो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं ना, वो उनको आज के टाइम पर भारत के अंदर इंटीग्रेट करना चाहिए, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। अब देखो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जब बात आती है तो ये सारे स्टेट्स आपको देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। सिक्किम हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश। हो क्या रहा है, देखो आज के टाइम पर इन स्टेट्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लेकर आ सकते हैं और इन स्टेट्स को भारत के साथ में और ज़्यादा मजबूती से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आती है इंडिया के साथ में, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये इंडिया का। कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बेसिकली यही बोला गया कि इंडिया को यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेप्स उठाने चाहिए कि इस पर्टिकुलर रीजन को इंडिया के साथ में और ज़्यादा मजबूती से जोड़ा जा सके। और इसी के बेसिस पर आज का मेंस का क्वेश्चन भी है। तो ये जो मेंस का क्वेश्चन है इसको मैं बता देता हूँ, फिर आगे मैं समझाऊंगा इस पूरे एडिटोरियल को। मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, सिमरिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ अवेटेड अ हीलिंग टच सिंस इंडिपेंडेंस, एक्सप्लेन। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है कहीं ना कहीं सप्रेस्ड एरिया के अंदर रहा है। सप्रेस्ड मतलब दबा दबा सा एरिया वो रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं की गई है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि
ये पर्टिकुलर एरिया लंबे समय से वेट कर रहा है कि यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हो, इंडिया के साथ में प्रॉपरली इंटीग्रेट कर सके। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आप लोग बता सकते हो। इसमें क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में बता सकते हो, नॉर्थ ईस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है वो बता सकते हो, हम क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, फिर लास्ट में कंक्लूजन यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको ये आंसर लिखना है 250 शब्दों के अंदर में। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, आपको मेरा चैनल मिलेगा। वहाँ पर लगभग 27,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं और आप लोग भी जुड़ सकते हो और एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू भी कर सकते हो। जब भी आंसर्स आते हैं तो मेक श्योर करना आप आंसर्स को रिव्यू करो, इससे दोनों लोगों को फ़ायदा होगा। आपको भी फ़ायदा होगा कि आपके पास में बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट होंगे और भी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है बढ़ेगी। साथ ही साथ में दूसरा, सामने वाली व्यक्ति की जो मिस्टेक्स वगैरह हैं वो भी आप लोग यहाँ पर बता पाओगे। ठीक है ना। आओ फिर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं अपने इस नॉर्थ ईस्टर्न वाले आर्टिकल को। सबसे पहली चीज़ देखो, मैंने आपको बता दिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो लोकेशन है वो मैंने आपको प्रॉपरली दिखा दी है। तो यहाँ पर मेंशन किया गया जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, वो उसको हम लोग लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। 7 स्टेट्स आपको क्योंकि यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये एरिया भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फ्लोरा फौना पाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे आपको अलग अलग स्पीशी के जानवर देखने को मिलेंगे, अलग अलग यहाँ पर स्पीशीज़ के जो प्लांट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना। इनफैक्ट मेंशन ये किया जाता है जो पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ये हमारे देश की जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 3.8% पॉपुलेशन आपको नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में देखने को मिलती है। हमारे देश का जितना भी लैंड एरिया है, जोग्राफिकल एरिया है, उसका 8% हिस्सा ये नॉर्थ ईस्ट रीजन कवर करता है। अब इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन से कनेक्ट होता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से। आपको पता होगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जैसे कि अगर हम लोग ड्रॉ करें तो इस प्रकार से सिक्किम हुआ और यहाँ पर ये पूरा नॉर्थ ईस्ट बनता है ना। फिर उसके बाद ये जो कॉरिडोर हल्का सा यहाँ पर इंडिया के साथ में जो जुड़ा हुआ है, जो कॉरिडोर है, ये बेसिकली सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहलाता है, चिकन नेक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो एक स्ट्रिप, एक पतला सा यहाँ पर लैंड आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल के अंदर, जिसको हम लोग चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इसी वाले पर्टिकुलर रीजन से इंडिया और नॉर्थ ईस्ट रीजन कनेक्टेड है। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ में बिल्कुल एक प्रॉपरली इंटीग्रेट करना होगा क्योंकि ये हमारा एक नेशनल एजेंडा है और इसके लिए हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है तब से फोकस कर रहा है। क्योंकि देखो ये एरिया है ना, ये कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ों में थोड़ा सा पीछे रह गया। तो उन चीज़ों और मतलब पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, पोटेंशियल ना भरपूर मात्रा में है, लेकिन यहाँ पर उसके बावजूद भी एरिया थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है। तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो उसका बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करके उस एरिया को यहाँ पर प्रॉपरली इंडिया के साथ में और ज़्यादा मजबूती से इंटीग्रेट करना है। पहली चीज़ यही है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो इम्पोर्टेंस है पूरे भारत के लिए वो क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट एरिया ये माना जाता है। सबसे पहली चीज़ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस का मतलब यह है कि सपोज़ मैं अगर आप लोगों को बताऊं, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ किया मैप इधर की साइड में और ये हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा ड्रॉ कर दिया। ठीक है। अभी जब आप लोग देखोगे तो यही वाला जो हिस्सा है ना इंडिया का, ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे ईस्टर्न वर्ल्ड से कनेक्टेड है। इस हिस्से के बाद इधर म्यांमार और बांग्लादेश, ये सारे कंट्रीज़ आपको देखने को मिलती हैं। फिर इधर और नीचे सारी कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो ये जो ईस्टर्न मैप हो गया पूरा का पूरा, हमारे दुनिया का ईस्टर्न वाला रीजन हो गया। इस पूरे ईस्ट वाले रीजन से हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही कनेक्टेड देखने को मिलता है। ठीक है ना। इतनी बात यहाँ पर आपको क्लियर हो गई। तो इसकी वजह से यहाँ पे आप कह सकते हो एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि डायरेक्टली म्यांमार के साथ में, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ के साथ में हमारा बॉर्डर शेयर होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के माध्यम से। फिर उसके बाद में पहला इंपॉर्टेंस आपको क्लियर हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंस आता है कल्चरल सिग्निफिकेंस। देखो सांस्कृतिक के बेसिस पर भी जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन होता है। इस पर्टिकुलर रीजन में ही 200 से ज़्यादा आपको ट्राइब्स देखने को मिल जाती हैं। प्लस पॉपुलर फेस्टिवल की बात करें तो नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल फेस्टिवल काफ़ी पॉपुलर है, सिक्किम के अंदर पांग लापसोल, ऐसे बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है जो कि अलग अलग इन 7 स्टेट्स के अंदर मनाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर एक खास बात यह है कि एक डॉरी फ्री जोन है, यानी कि यहाँ पर आप देख पाओगे दहेज वगैरह की जो प्रथा है वो इतनी चलती नहीं है। प्लस
इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो कल्चर है वो भरपूर मात्रा में भरा पड़ा है। आप देखोगे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हो गए, इंपॉर्टेंट फोल्क डांसेस हो गए, जैसे असम का बिहू डांस हो गया, इस प्रकार से और भी बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ पर की जाती हैं। मणिपुर के अंदर यहाँ पर आप कह सकते हो एक ट्रेडिशन चलता हुआ रहा है उमंग लाय का। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस, उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट डांसेस वगैरह यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये आपको कल्चरल बेसिस पर यानी सांस्कृतिक के बेसिस पर इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंस आता है इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस। इकोनॉमी के बेसिस पर हम लोग पैसे की बात करते हैं। देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया बेसिकली यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर बहुत ज़्यादा रिच रीजन है। बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे TOT मतलब टी ऑयल टिम्बर, ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अब उसके साथ साथ यहाँ पर देखो चाय की पत्ती, बहुत सारा वो जैसे मैंने आपको बताया टी ऑयल टिम्बर जो है ना बहुत कुछ पाया जाता है यहाँ पर। प्लस इस एरिया के अंदर इतना ज़्यादा अबेंडेंस है, बहुत सारा फॉसिल फ्यूल आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे पावर है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से इस पर्टिकुलर रीजन का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। चौथा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंट के इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट ये भी आता है कि देखो ये हमारे लिए इकोलॉजिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट का मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग जानवरों की बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं बियर की, भालू की, तो बियर की सभी प्रजातियां सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती हैं। भालू की मतलब सभी प्रजातियां नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलेंगी। इस प्रकार से और भी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, वो सब भी आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, ये दो चीज़ें तो बताई गई, इंपॉर्टेंस क्या है ये सब समझा हमने। तीसरा यहाँ पर एक टॉपिक मतलब इसी में ऑथर उठाते हैं, वो ये हैं कि ये सब कुछ चलो हो रहा है, इंपॉर्टेंस वगैरह समझा हम लोगों ने, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया ना बहुत सारे चैलेंजेस यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहा है। वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम है आइसोलेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। भारत एक तरफ हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक तरफ हो गया। एक तरीके से कहीं ना कहीं ये जो एरिया है ये आइसोलेशन में देखने को मिलेगा, यानी इंडिया से कहीं ना कहीं अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे जोग्राफिकल रीज़न भी हो सकता है नंबर 1, क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी है ही नहीं। एक छोटे से पतले से स्ट्रिप ऑफ लैंड से ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यहाँ पे पूरी तरह से कनेक्टेड देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, इन ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर में फ्लड की सिचुएशन यानी बाढ़, जैसे आप देखोगे असम में हर साल बाढ़ आती है। उसके बाद में लैंडस्लाइड आपको देखने को मिलेगा, अभी रिसेंटली मणिपुर में लैंडस्लाइड देखने को मिला है। तो इस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पर बनती रहती है, ऐसा भी यहाँ पे बोला गया। ये दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलेगा। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज आता है लैक ऑफ एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रॉपरली यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगा, जैसे प्रॉपर रोडवेज, वाटरवेज, एनर्जी वगैरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं देखने को मिलेगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं देखने को मिलेंगे, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रॉपरली वहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं ना जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, उस एरिया को ओवरऑल ग्रो कर सकती हैं। लेकिन जब ये बेसिक सी चीज़ें वहाँ पर नहीं रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो एरिया और ज़्यादा बैकवर्ड होता हुआ चलेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो ये इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देखने को मिल रहा है आज के टाइम पर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इतने जो पीछे रह गए हैं, इसके पीछे का रीज़न यहाँ पर एक सबसे बड़ा यही है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली नहीं बना। ठीक है ना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली नहीं बना तो रोड्स जो है वो काफ़ी कंजस्टेड हैं। रोड्स यहाँ पे मतलब आप कह सकते हो कि रोड्स को लेकर ज़्यादा घिचपिच देखने को मिल जाती है, वहाँ पे बहुत कम रोड्स हैं। प्लस पावर फेलियर होता रहता है, बिजली जाती रहती है। ड्रिंकिंग वाटर जो पीने वाला पानी है उसका एक बहुत बड़ा शॉर्टेज देखने को मिलता रहता है। ये कुछ इश्यूज़ हैं। उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया जाता है, अब बात की जाती है इंडस्ट्रियल ग्रोथ की। इस पर्टिकुलर रीजन पर, पूरे रीजन पर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इंडस्ट्री बेसिस पर जो बिजनेस वगैरह हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। और बहुत धीरे धीरे अगर ग्रो हो भी रहे हैं ना, इक्का दुक्का जो ग्रो हो रहे हैं वो बहुत धीरे धीरे आपको ग्रोथ देखने को मिलती है यहाँ पर। तो देश की आज़ादी के बाद में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर वो थोड़ा बहुत देखने को मिला। लेकिन आप कह सकते हो हमारे बाकी सारे, जैसे यहाँ पे जो हमारा इंडिया का जो इधर वाला हिस्सा हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा जो थोड़ा सा इधर हो गया, जो बाकी सारा हिस्सा है ना, वहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बिजनेसेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं, व्यापार काफ़ी अच्छी तरीके से होता है। लेकिन
नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर आप देखोगे तो प्रॉपरली कोई भी ऐसा बिजनेस वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से जब वहाँ पर इंडस्ट्री के बेसिस पर कोई फैसिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसी की वजह से वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता। अब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो उसकी वजह से भी ग्रोथ यहाँ पे उस एरिया की नहीं हो पाती है। फिर आता है एक टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ा इशू आता है कि इन टेरिटरीज़ के बीच में जो ये सातों स्टेट्स हैं ना, इन आपस में बॉर्डर को लेकर बहुत बड़े बड़े विवाद हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो असम मिज़ोरम का बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया। असम से बहुत सारे स्टेट्स लगे हुए हैं, तो असम से उन सभी स्टेट्स का कहीं ना कहीं बॉर्डर को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद देखने को मिल जाता है। जैसे ये असम मिज़ोरम बॉर्डर डिस्प्यूट जाना, ऐसे और भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिल जाते हैं इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में। क्लियर हुआ। प्लस इंसर्जेंसी और पॉलिटिकल इश्यूज़ भी आपको देखने को मिलेंगे। टेररिज्म, इंसर्जेंसी यानी आतंकवाद वगैरह भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर मांग की जाती है कि हमें ये एरिया अलग से चाहिए। यहाँ पे अलग अलग इंसर्जेंट ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। जैसे नागालैंड के अंदर यहाँ पे अलग अलग से मांग की जाती है कि हम लोग को अलग से यहाँ पर एरिया चाहिए, इंडिया से अलग करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे तोड़ने फोड़ने की इस पूरे एरिया को बातचीत करी जाती रहती है यहाँ पर इस पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू आपको देखने को मिलेगा। तो आपने समझा कि इंपॉर्टेंस क्या है उस एरिया का, फिर उसके बाद आप लोगों ने समझा यहाँ पर कि क्या क्या चैलेंजेस ये एरिया फेस कर रहा है। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि हाल ही में सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव स्टार्ट करे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। तो जो इनिशिएटिव है उसके अंदर अगर हम लोग बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भारत परियोजना चलाया गया, भारतमाला परियोजना, ठीक है, उड़ान स्कीम को चलाया गया। कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट हो गया। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट हो गया। टूरिज्म के लिए स्वदेश दर्शन स्कीम हो गई। प्लस ऐसे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हैं, जैसे डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन हो गया, नेशनल बैम्बू मिशन हो गया। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस यहाँ पर चला रखे हैं इन एरिया को डेवलप करने के लिए। लेकिन फिर भी अभी हम लोग काफ़ी पीछे हैं। तो करना क्या चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। पहला चीज़ यहाँ पर देखो, इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर टूरिज़्म को लेकर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। उस टूरिज़्म का एक डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब आप देखोगे ना, तो टूरिज़्म की जब बात आती है तो जैसे कि यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। अब ये बहुत ज़्यादा फेमस है राइनोसॉरस के लिए, जो यहाँ पर एक सींग वाला आपको गैंडा देखने को मिलता है। फिर दिब्रू साइकोवा हो गया असम के अंदर में, नमदफा हो गया अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टूरिज़्म साइट्स जहाँ पे लोग घूमना चाहते हैं। तो इस टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए, इसको प्रमोट किया जाए और ज़्यादा, ताकि लोग जाएँ वहाँ पर। टूरिज़्म बढ़ेगा, ओवरऑल उस एरिया की इकोनॉमी भी डेवलप होती हुई नजर आएगी। फिर दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो टूरिज़्म को प्रमोट करो, दूसरा कनेक्टिविटी को बढ़ाओ, क्योंकि कनेक्टिविटी अभी बहुत कम है। एक लैंड के माध्यम से थोड़ी सी कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। तो हम लोग इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हम लोग और माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, रोड के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, रेलवे बना सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही साथ में जैसे मैंने आपको बताया, एक सबसे बड़ा इशू इस एरिया में वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इशू है ना, वो भी ठीक किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाना चाहिए हमारी सरकार को। वहाँ पे रोड ब्रिज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को स्टार्ट किया जाए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए, एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। इससे यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा आर्टिकल था। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से आसान से शब्दों में क्लियर हो चुकी है। नाउ आते हैं लास्ट एडिटोरियल की तरफ। अब जो ये अगला एडिटोरियल है वो आपको ये वाला देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर बात करता है रेनबो ऑफ होप के बारे में। तो जो LGBTQIA कम्युनिटी है, यानी वही लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, ये जो आपको कम्युनिटी देखने को मिलती है, तो ये इन कम्युनिटी को काफ़ी सारी इश्यूज़ यहाँ पे इंडिया में फेस करने पड़ते हैं। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर तमिलनाडु ने क्या बोला, तमिलनाडु ने बोला यहाँ पर कि अब हम लोग क्या करेंगे ना, कि इनको ये जो नाम है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल, इसके बजाय दूसरे नाम से जानेंगे। जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड वुमेन एम्पावरमेंट है, इन्होंने क्या किया, इन कम्युनिटी के लिए कुछ नए नाम लेकर आ गए। जैसे क्वीर के लिए पाल पुदेमयर, फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रांसजेंडर के लिए ये, इंटरसेक्स के लिए, तो अलग अलग नाम लेकर आए गए, ठीक है ना। ये यहाँ पे बोला गया। तमिलनाडु सरकार यहाँ पर इस प्रकार से काम कर रही थी। कुछ अलग से यहाँ पर इनको वर्ड्स दिए गए। तो बेसिकली यहाँ पे ऑथर का कहना यह है कि आप अगर रिस्पेक्ट देना चाहते हो, आप उनकी मर्यादा का ख्याल रखना चाहते हो, तो इन वर्ड्स के अलावा कुछ और चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। इससे कहीं गुना ज़्यादा चीज़ें कुछ अलग से करना होगा इन कम्युनिटीज़ के लिए, क्योंकि ये कम्युनिटी भारत में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है। और वो प्रॉब्लम क्या क्या है, आओ थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये आर्टिकल ना, ये एडिटोरियल बहुत ही छोटा सा है, तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करेंगे। आप देखोगे बस खाली
थोड़ा सा आर्टिकल है ये, 2 ही पैरा का एडिटोरियल है। क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है LGBTIQ कम्युनिटी, आओ देखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वर्क प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव हो रहा है उनके प्रति बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट जहाँ पे भी ये LGBTIQ कम्युनिटी काम कर रही है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भेदभाव, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। दूसरा, इनजस्टिस हो रहा है, यानी कि इनके साथ में काफ़ी अन्याय देखने को मिलेगा। ह्यूमन राइट्स और जो फंडामेंटल राइट्स है वो सभी लोगों के पास में है, लेकिन यहाँ पर इन LGBTIQ कम्युनिटी को ये एक तरीके से आप कह सकते हो इनके राइट्स का काफ़ी सारा वोलेशन देखने को मिल जाता है। तीसरा इशू यहाँ पर हेल्थ इशू को देखने को मिलेगा। हेल्थ इशू मतलब यहाँ पर क्या है कि देखो होता क्या है ना यहाँ पर कि बहुत सारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि HIV और इन सब की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर इन कम्युनिटी को फेस करनी पड़ती है। और एक कम्युनिटी जब अपना ट्रीटमेंट करवाने जाती है तो यहाँ पर इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ट्रीटमेंट इनको मिल ही नहीं पाता है। अब जब इस प्रकार से इनके साथ में सोसाइटी में व्यवहार होगा, इस प्रकार से सोसाइटी का बिहेवियर इनके प्रति होगा, तो इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ना, ये कम्युनिटी है, ये आइसोलेशन और ड्रग एब्यूज़ वाले कैटेगरी में जाने लगेगी। यानी एक अकेली पड़ जाएगी ये कम्युनिटी, और अकेले पड़ने के बाद में जो ड्रग एडिक्शन है उसकी तरफ बढ़ना सही समझेंगे। और ऐसा ही हो रहा है, जो ज़्यादातर इस कम्युनिटी के लोग हैं ना, वो फिर उसके बाद में ड्रग्स, अल्कोहल, टोबैको के साथ में एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि लगातार सोसाइटी से रिजेक्शन, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फेस करने को मिलती रहती हैं। क्लियर हुआ। अब दुनिया भर में यहाँ पर आप देखोगे LGBTIQ कम्युनिटी को लेकर कुछ ना कुछ किया गया है। कुछ इस प्रकार से स्टेप हमें भी उठाने होंगे। अगर यहाँ पे इस कम्युनिटी की डिग्निटी को मेंटेन करना है, हमें ऐसा करना है कि ये कम्युनिटी पूरे मान मर्यादा के साथ में रह पाए, ठीक है ना, तो उसके लिए यहाँ पर इनको अलग से नाम देने की ज़रूरत नहीं है, अलग ग्रुप को अलग से नाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अलावा कुछ और कर सकते हो। बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्या है, आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया था, और इसी के बेसिस पर यहाँ पर आप कह सकते हो आयरलैंड पहला देश बना था। तो पहला देश बना था जिसने सेम सेक्स मैरिज को नेशनल लेवल पर अलाउ कर दिया था। फिर दूसरा यहाँ पर यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने भी यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया था। फिर नेपाल आता है, नेपाल ने भी साल 2007 में होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज कर दिया था। कुछ इस प्रकार से स्टेप्स यहाँ पर अलग अलग देशों के थ्रू उठाए गए हैं। आई होप आपको यहाँ पर भी क्लैरिटी काफ़ी अच्छे से मिल चुकी है। छोटा सा आर्टिकल था, ज़्यादा कुछ डिटेलिंग्स थी नहीं, बस खाली इतना ध्यान रखना। बाकी आज फ्राइडे में वैसे भी आर्टिकल कम आते हैं, लेकिन जो भी थे डिस्कस करें। फिर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट को देखोगे तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर आज कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है, तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो। अब फटाफट हम लोग अपनी वोकैब को देखते हैं, आज की इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज कौन कौन सी हैं। एक सेकेंड रुक जाओ। तो वोकैब में आज का सबसे पहला वोकैब आता है डेटेरियोरेटिंग का मतलब है वोर सिचुएशन या बिगड़ जाना। दूसरा न्योडॉन का मतलब है अ बर्थ और अ रिवाइवल, ठीक है ना, रीबर्थ, दोबारा जन्म होना, ठीक है। डॉन मतलब यहाँ पे सवेरा हो जाना, आपको पता होगा। फिर उसके बाद में तीसरा वोकैब आता है पर्ज्ड मतलब यहाँ पर होता है टू रिमूव पीपल और थिंग्स दैट आर नॉट वांटेड, यानी किसी को अगर आप नहीं चाहते तो उसको हटाना। तीसरा वोकैब आता है स्टिपुलेशन मतलब ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको फॉलो करना ही करना, यानी कुछ शर्तें, आप हिंदी में शर्त बोल सकते हो। फिर उसके बाद में पांचवा वोकैब आता है रीप मतलब प्राप्त करना या फिर रिसीव, सिंपल सी बात है। तो आज की कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स देखने को मिल जाती हैं। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था। उसके बाद पता है बीच में ना एक छोटे छोटे आर्टिकल हैं, उसमें सिर्फ पता है क्या बात की गई है, स्टेटमेंट के बारे में चर्चा की गई है। अच्छा, एक आर्टिकल हम लोगों ने यह भी डिस्कस नहीं किया, इसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है ना। तो इस वाले आर्टिकल को कवर कर लेते हैं। अच्छा, वो हम लोग विजिट कर लिए दोबारा से। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अभी यहाँ पर PMLA ऑर्डर को रिव्यू किया है। PMLA ऑर्डर क्या है, यह है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। देखो, इस वाले आर्टिकल में आपको पढ़ने के लिए 3 चीज़ें हैं। एक तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, दूसरा यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और तीसरा यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो, या फिर आप कह सकते हो ECIR वो। क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। रिसेंटली यहाँ पर एक मुद्दा पहुँचता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, और वहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को चैलेंज किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नाम से पता चल रहा है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इस एक्ट को बनाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है जो ब्लैक मनी होती है उसको वाइट मनी में कन्वर्ट कर देना। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। आपने गलत तरीके से, एक अवैध तरीके से पैसा कमाया, क्रिमिनल एक्टिविटी से पैसा कमाया और उस पैसे को वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया, इस प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाता है। ये खतरनाक है सभी के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए भी। तो इसको रोकने के लिए बनाया गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट।
तो रिसेंटली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा जाता है, चैलेंज किया जाता है इस एक्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है अब? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो हम लोग ना बिल्कुल इस एक्ट के सपोर्ट में हैं। सपोर्ट में मतलब यह है कि देखो ये एक्ट क्या कर रहा है, ब्लैक मनी को रोकने का काम कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम कर रहा है। तो ये एक्टिविटी है भी बहुत खतरनाक। तो इस वजह से इन एक्टिविटी को कम्प्लीटली ख़त्म करना चाहिए। दैट इज़ वाई हम लोग यहाँ पर इस एक्ट के सपोर्ट में हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बिल्कुल इसको कंसीडर किया, बोला बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक इशू ये आ रहा था, बोला ये जा रहा था कि मान लो किसी पे मनी लॉन्ड्रिंग का चार्जेस है, PMLA एक्ट के तहत उसको देखा जा रहा है। तो मान लो कोई एक्यूज्ड पर्सन है जिसके ऊपर यहाँ पर इल्ज़ाम लग चुका है, तो बोला यह जा रहा था उस एक्यूज्ड के साथ में ECIR को शेयर नहीं किया जा रहा। ECIR को शेयर नहीं किया जा रहा। ECIR क्या है? यह एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसे FIR होती है ना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वैसे यहाँ पर क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है वो कौन देखता है? मनी लॉन्ड्रिंग का केस देखता है हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जब किसी व्यक्ति को पकड़ता है, एक्यूज़ करता है, इल्ज़ाम जब उसके ऊपर लग जाते हैं, अच्छे से उसको अरेस्ट किया जाता है, तो यहाँ पर ECIR फाइल की जाती है। जैसे पुलिस वाले FIR फाइल करते हैं, वैसे यहाँ पर ECIR होता है, एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर क्या होता है ना कि जो ये इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, एक्यूज़ का कहना यह है कि हमसे शेयर नहीं की जाती है, हमारे ऊपर क्या इल्ज़ाम है ये हमें नहीं चलता। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है ज़रूरत भी नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में ये देखा, देखो कोई रीज़न हमें मिला ही नहीं कि आपके साथ में ये रिपोर्ट शेयर की जाए, एक्यूज़ के साथ में कोई रिपोर्ट शेयर की जाए, ये हम लोग को यहाँ पर इसके पीछे कोई रीज़न मिला ही नहीं। तो ओवरऑल कहने का पर्सपेक्टिव है कि सुप्रीम कोर्ट ने हर तरीके से इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को सपोर्ट किया है। ठीक है ना? तो क्या है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट? मैंने आपको बताया। देखो ये जो एक्ट है ना, इसको बेसिकली यहाँ पर बहुत पहले लेकर आए थे हम लोग, लेकिन साल 2012 के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। साल 2000 पहले तो देखो इस एक्ट को हम लोग 2002 में लेकर आते हैं, बाद में यहाँ पर सोचा कुछ बदलाव करें, तो 2012 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया। तब से ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2012 के नाम से जाना जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करता है। मनी लॉन्ड्रिंग मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन लिखनी हो तो लिख लेना। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर पैसे को क्रिमिनल एक्टिविटी से गलत तरीके से कमाया गया, जैसे ट्रैफिकिंग करके, टेररिस्ट फंडिंग करके या कुछ भी करके, स्मगलिंग करके, और फिर उस पैसे को आप लेजिटिमाइज दिखा रहे हो, यानी वो इलीगल मनी है और उसको लीगल बता रहे हो, वाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हो, वो प्रोसेस कहलाता है मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और बनाया गया ये PMLA एक्ट, जिसको अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया है। ठीक है ना? इतनी से बात ध्यान रखना। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की काफ़ी चर्चा की जा रही है। क्या है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट? देखो ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ना, ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। इसका काम क्या है? ऐसी पैसों से लेकर जो भी घोटाले हैं उन केसेस को इन्वेस्टिगेट करना। फर्स्ट में 1956 में एनफोर्समेंट यूनिट को बनाया गया था। तो आप कहोगे वेट, एनफोर्समेंट यूनिट, यहाँ तो हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहे हैं। तो अभी ध्यान से सुनना, 1956 में जब इस बॉडी को बनाया गया था तो एनफोर्समेंट यूनिट नाम था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया जाता है अगले ही साल 1957 में। इस यूनिट का नाम बदल कर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया जाता है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बेसिकली दो लॉज को मेंटेन करता है, यानी दो हमारे पास में कानून है। कौन कौन से? एक तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस होगा तो वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देखेगा। उसी प्रकार से एक फेमा एक्ट है, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज को लेकर कोई भी विवाद होगा, कोई भी केस होगा, तो वो केस भी हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ही देखेगा। क्लियर हो गया? तो ये आपको पूरा का पूरा इशू देखने को मिल जाता है इस पर्टिकुलर आर्टिकल से संबंधित। अब चलते हैं हम लोग अपने वीडियो के एंड पर, और सबसे पहले हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। आज पेपर के अंदर कितना सारा एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, एक सेकेंड रुको। तो 2008 का क्वेश्चन था, जो काफ़ी सारे स्टेट्स हैं उनके अंदर जो शेड्यूल एरिया है उसका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल करने का जो स्पेशल प्रोविज़न है हमारे संविधान में, कौन से शेड्यूल में मेंशन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा आंसर नंबर B, 5th शेड्यूल के अंदर। ठीक है, नाउ इसके साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, और आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। क्लियर हो चुका है नीचे कमेंट सेक्शन में ऑल क्लियर लिख देना। मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।